ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रतीक थे और आधुनिक भारत के निर्माता थे और भारत के बिस्मार्क के नाम से और भारत के सरदार के नाम से उन्हें जाना जाता है। वो अपनी दृढ़ता, दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता, वाक्पटुता, बुद्धि चातुर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, कुशल व्यवस्थापक, विनम्रता, व्यवहारिकता, त्याग, साहस, निष्ठा, दृढ़ निश्चय आदि गुणों के कारण जाने जाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती पर मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। अब मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन वृतांत पर, उनकी शिक्षाओं पर, उनकी राष्ट्र के लिए योगदान पर चर्चा करूंगा। तो पहला मैं उनके परिवार के विषय में, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को गुजरात में खेड़ा जिले के नडियाद नामक ग्राम में हुआ था। इनका मूल नाम वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल था। इनकी माता का नाम लाडला पटेल था। इनके पिता का नाम झाबेर भाई पटेल था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे नंबर के चौथे स्थान पर थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी का नाम झाबेरबा पटेल था। इनका विवाह 17 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में हुआ था। यह एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी। सरदार पटेल जी की 2 संतानें थी। एक पुत्री थी जिसका नाम मणिबेन था। इनका जन्म 1903 ईस्वी में हुआ था। दूसरा पुत्र था जिसका नाम हृदया पटेल था। इनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। सरदार पटेल जी की ये पारिवारिक जो कार्य थे, परिवार की जो उपलब्धियां थी, अब उनकी व्यक्तिगत शिक्षाएं हैं। सरदार पटेल प्राथमिक शिक्षा अपने पैतृक गांव करमसद के मिडिल स्कूल से प्राप्त किए हैं। नडियाद के हाई स्कूल से मैट्रिक परीक्षा 1997 में 22 वर्ष की उम्र में पूरी किए थे। सन 1900 ईस्वी में उन्होंने जिला अधिवक्ता की परीक्षा पास की, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली और गोधरा में उन्होंने सर्वप्रथम अपनी वकालत की प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। 11 जनवरी 1909 ईस्वी में दिन सोमवार था। एक कोर्ट में उस समय एक मुवक्किल की बहस कर रहे थे। उस बहस के दौरान उनको एक तार मिलता है। उस तार में उनकी पत्नी का डेथ का समाचार था। लेकिन सरदार पटेल ऐसे अड़िंग व्यक्ति, संघर्षशील व्यक्ति, उन्होंने उस तार को जेब में भर लिए और 2 घंटे तक लगातार उस मुकदमे की बहस करते रहे और अंत में उस मुवक्किल को वो विजय दिलाए। इसके बाद उन्होंने घोषणा किया, बताया कोर्ट के सामने कि जो तार आया था वो मेरी पत्नी के मृत्यु का समाचार था उसमें। लेकिन मेरा ये कर्तव्य था, मेरा ये उत्तरदायित्व था, जिस वकील का मैं पैसा लिया था उसको मुझे विजय दिलाना मैं अपना उत्तरदायित्व समझता था। इसलिए मैंने उस कार्य को पहले पूरा किया। जुलाई 1910 में सरदार पटेल इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई के लिए मिडिल टेम्पल लॉ कॉलेज में उन्होंने प्रवेश लिया और 1912 में प्रथम श्रेणी में वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रथम श्रेणी में पास किए और 50 पाउंड उन्हें उपहार भी मिला था। पढ़ाई करके जनवरी 1913 में भारत आए और मिडिल टेम्पल के बैरिस्टर बन गए। जल्द ही देश में अग्रिम पंक्ति के क्रिमिनल लॉयर भी वो बन गए। इस प्रकार से मार्च 1914 ईस्वी में उनके पिता झाबेर भाई का देहावसान हो जाता है। सरदार पटेल 1915 ईस्वी में गुजरात सभा के पहले मेंबर बनाए जाते हैं। यहीं से इनका जो राष्ट्र के लिए राजनीतिक योगदान है वो शुरू हो जाता है। 1916 में गांधी जी से पहली बार उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने
राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए गांधी जी के कहने पर वकालत छोड़ देते हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना योगदान शुरू कर देते हैं। सर्वप्रथम वे 1917 में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के काउंसिल चुने जाते हैं और सेनेटरी व पब्लिक वर्क कमेटी के चेयरमैन भी बनाए जाते हैं। 1918 में अहमदाबाद जिले में अकाल राहत का बहुत व्यवस्थित ढंग से उन्होंने प्रबंधन भी किया था और अहमदाबाद म्युनिसिपल बोर्ड से गुजरात सभा को अच्छी धनराशि मंजूर कराई, जिससे इन्फ्लुएंजा जैसी महामारी से निपटने के लिए उन्होंने प्राइवेट अस्पताल की स्थापना किया और स्थापना करके इन्फ्लुएंजा बीमारी से बचाव का एक रास्ता खोला। 1918 ईस्वी में ही सरकार द्वारा अकाल प्रभावित खेड़ा जिले में वसूले जा रहे लैंड रेवेन्यू के विरुद्ध नो टैक्स आंदोलन का उन्होंने सफल नेतृत्व करा और वसूली को माफ कराया। सरदार पटेल ने 1919 को गुजरात सभा को गुजरात सूबे की कांग्रेस कमेटी में परिवर्तित कर दिया, जिसके सचिव स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल बने और उसके अध्यक्ष मोहनदास करमचंद गांधी बने। 1919 में ही सरदार पटेल ने सत्याग्रह पत्रिका की शुरुआत की। 1920 के असहयोग आंदोलन में सरदार पटेल ने स्वदेशी खादी, कुर्ता, चप्पल, धोती अपनाया और विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। 1920 में ही तिलक स्वराज फंड के लिए 10 लाख रुपए एकत्रित किया और गुजरात से कांग्रेस के लिए 3 लाख सदस्य बनाए। इसी वर्ष अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में सभी ओपन सीट पर उन्होंने जीत हासिल की है। सरदार पटेल 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 36वें अहमदाबाद अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष भी बने और 1921 में ही गुजरात कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष बनाए गए। सन 1922 में सरकार ने भोरमत तालुका की समस्त जनता पर एक दंडात्मक कर थोप दिया था, जिसके विरोध में सरदार पटेल 1922 से 1923 में बोरसद सत्याग्रह करके उस टैक्स को मुक्त कराया था और उन्हें महात्मा गांधी ने किंग ऑफ बोरसद कहा था। 1922 में ही गुजरात विद्यापीठ के लिए रंगून से करीब 10 लाख रुपए इकट्ठा करके उन्होंने दिए। 1923 में दंडात्मक हारिया टैक्स को स्थगित किया। 1924 में चुनाव जीतकर अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बने। 1927 में गुजरात में अब तक की सबसे भयावह बाढ़ आई थी, जिससे निपटने के लिए सरकार से 1 करोड़ रुपए मंजूर करवाए और 1928 में सरदार पटेल अहमदाबाद नगर पालिका अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिए और मोरबी में हुए काठियावाड़ सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता करने पहुंच गए। 1928 में खेड़ा जिले के किसानों को बरदौली ने नो टैक्स सत्याग्रह अभियान का सफल नेतृत्व किया, जहां किसानों ने और वहां की महिलाओं ने उन्हें लौह पुरुष के नाम से, सरदार के नाम से संबोधित किया और उसे कलकत्ता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में सरदार की उपाधि को सार्वजनिक मान्यता दे दी गई। तब से पूरे भारत में उनको सरदार के नाम से पुकारा जाने लगा। सन 1929 में महाराष्ट्र राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता की तथा पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह के पक्ष में प्रचार करने के कारण 7 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और साबरमती जेल में उन्हें बंद कर दिया गया। इसके बाद 26 जनवरी 1930 को सरदार पटेल को पुनः रिहा कर दिया गया और 31 जुलाई 1930 को नमक सत्याग्रह के दौरान इस गांव से फिर से गिरफ्तार किया गया। रास गांव से गिरफ्तार करने के बाद 3 महीने के लिए उन्हें कारागार में डाल दिया गया। सन 1931 में सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ शिमला समझौते में गांधी जी के साथ रहे। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया और जनवरी 1932 से जुलाई 1934 तक यरवदा जेल में गांधी जी के साथ इन्हें कैद रखा गया। इसी दौरान इनके बड़े भाई विठल भाई पटेल जिनेवा के पास एक क्लिनिक में उनका देहांत हो गया था। उनको नाक की बीमारी थी। इसके कारण 1934 में सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुनः रिहा करना पड़ा और 1935 से 1942 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संसदीय बोर्ड के चेयरमैन बने। 1936 से 1939 तक कांग्रेस मंत्रिमंडल के 8 सूबों में चुनाव पर्यवेक्षक थे। चुनावों में उम्मीदवारों के चयन का कार्यभार भी इनको सौंपा गया और ग्रेट ब्रिटेन के भारत की स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाने हेतु महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दिए और साथ में गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को
562 देशी रियासतों के भारत में एकीकरण के लिए और उनके अथक प्रयासों के लिए महात्मा गांधी ने भारत का लौह पुरुष कहा। तब से उनको लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता आंदोलन के सत्याग्रह में भाग लेने पर 18 नवंबर 1940 को इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार कर साबरमती जेल में बंद कर दिया गया। आंख की गंभीर बीमारी के कारण इन्हें 1941 में फिर से रिहा करना पड़ा और एक वर्ष बाद ही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने पर अगस्त 1942 में अहमदाबाद कोर्ट में नेहरू, आजाद और कई बड़े नेताओं के साथ इन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। पुणे की बड़ौदा जेल में शिफ्ट कर दिए गए और जून 1945 में शिमला वार्ता में भाग लेने हेतु इन्हें जेल से पुनः रिहा करना पड़ा और 1946 में भारतीय संविधान के सेशन में हिस्सा लिए और संविधान सभा की कई समितियों के सक्रिय सदस्य भी रहे। 2 सितंबर 1946 को सरदार पटेल अंतरिम सरकार में गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। 4 अप्रैल 1947 को वल्लभ विद्यानगर विठल भाई महाविद्यालय का इन्होंने उद्घाटन किया और भारत सरकार ने 25 जून 1947 को रियासतों के लिए सरदार पटेल के अधीन एक नया विभाग बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिपार्टमेंट ऑफ प्रिंसली स्टेटस बनाने का निर्णय किया गया और इनको एक जिम्मेदारी दी गई कि इन देशी रियासतों का विलय आप करेंगे। आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो इन देशी रियासतों का विलय कर सकते हैं। सरदार पटेल 19 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनाए जाते हैं। 11 नवंबर 1947 को सोमनाथ पत्तन का दौरा किया तथा सोमनाथ महादेव मंदिर का पुनः निर्माण करने का इन्होंने निश्चय किया और सोमनाथ मंदिर का पुनः स्थापना किया। इसके बाद नागपुर विश्वविद्यालय 3 नवंबर, बनारस विश्वविद्यालय 25 नवंबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 27 नवंबर 1947 को डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री इन्होंने प्रदान किया और 15 फरवरी 1948 को भावनगर, 7 अप्रैल 1948 को राजस्थान, 22 अप्रैल 1948 को मध्य भारत संघ की इन्होंने स्थापना किया। 1948 में ही जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर को संगठित किया और 13 से 16 सितंबर 1948 को हैदराबाद पुलिस ने एक्शन कर हैदराबाद को शटल कर दिया, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसा बलशाली राज्य था जो कि भारत में विलय होने से इनकार कर रहा था। लेकिन सरदार पटेल की दूरदर्शिता के चलते पुलिस प्रशासन के एक्शन के द्वारा हैदराबाद को अपने आप में मिला लिया गया। 26 फरवरी 1949 को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्रदान किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 1949 तक जवाहरलाल नेहरू की अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा विदेश यात्राओं के दौरान सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी भी उन्होंने निभाई। 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का दिल का दौरा पड़ने से बॉम्बे में उनका निधन हो गया। यही हमारे समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अत्यंत दुखद पल था आज, जहां पर उनका अंतिम संस्कार भी किया गया। सरदार पटेल के निधन के 41 वर्ष बाद सन 1991 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से इन्हें नवाजा गया। ये अवार्ड इनके पौत्र बिपिन भाई पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। दुर्भाग्य रहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री की दौड़ में देश में सबसे आगे थे, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश कमेटियों ने 15 कमेटियों के सदस्य थे, जिसमें 12 सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में मतदान किया था और 3 मत जेबी कृपलानी और पट्टाभी सीतारामैया को मिले थे। लेकिन महात्मा गांधी ने, कहना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन वहां पर कुछ कमियां किए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 12 वोटों को पाने के बावजूद भी प्रधानमंत्री की दौड़ से उनको बाहर कर दिया गया और साथ में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया और उसमें निर्णय लिया गया था कि जो अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतिम समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी भी संभाला और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और पहले सूचना प्रसारण मंत्री बनकर उसी में संतोष किए। और वो बहुत बड़े त्यागी पुरुष थे। उनको इसीलिए मैंने कहा कि वो बहुत बड़ी त्यागी, संघर्षशील और दूरदर्शितापूर्ण थे। और आज हमें सभी सम्मानित साथियों को
उनके विचारों पर, उनके आदर्शों पर चलने की जरूरत है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे उनके आदर्शों पर चलकर ही हम इस राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरो सकते हैं, बांध सकते हैं और साथ में अपने सामाजिक उत्थान भी कर सकते हैं। जब सामाजिक उत्थान कर सकते हैं तभी राष्ट्र का उत्थान भी होगा, अन्यथा नहीं। धन्यवाद।